हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ एंडोडोंटिक लेक्चर सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एंडोडोंटिक डिजीज़, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे फिश जोन ऑफ फिश या फिर वेरियस जोन्स ऑफ फिश। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर का थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट इसको मज़ेदार बना के पढ़ेंगे। आई होप आप सबको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेशनली मीन? द टर्म रेशनली कैन बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल रीजन ऑफ फॉर प्रोसीजर। मतलब कि रेशनल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के करने का पीछे का फंडामेंटल रीज़न क्या है, मतलब मेन मोटिव क्या है। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर हम तो क्यों क्या करना जरूरी है, तो रेशनल ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या मेन उद्देश्य है। द रेशनल बेस्ड natural teeth functions more efficiently and comfortably than a bridge partial denture or an implant tooth। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा नेचुरल टूथ होता है वो फंक्शन करता है ज़्यादा इफिशिएंटली और कंफर्टेबली देन अ ब्रिज पार्शियल डेंचर एंड इम्प्लांट। मतलब जो हमारा नेचुरल टूथ होता है उसका कंपेयर किसी से भी नहीं किया जाता, ना तो ब्रिज पार्शियल डेंचर से और ना ही इम्प्लांट टूथ से। मतलब कोई भी कोई भी चीज़ कंपेयर नहीं कर सकता। या तो जो भी हम आर्टिफिशियल लगाते हैं, चाहे वो ब्रिज लगा दे, ब्रिज पार्शियल डेंचर लगा दे या फिर इम्प्लांट ही क्यों न लगा दे, वो नेचुरल टीथ के फंक्शन को नेचुरल टीथ के फंक्शन के अकॉर्डिंग जितना नेचुरल टीथ फंक्शन करता है उतना इफिशिएंटली हमारा नहीं वर्क कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिससे हमारा जो नेचुरल टूथ है वो उसको बचाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एंडोडोंटिक डिजीज। एंडोडोंटिक पैथोलॉजी इज मेनली कॉज्ड बाय इंजरी टू द टूथ विच कैन बी। अब देखिए, इंजरी टू द टूथ कैसे कैसे हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बैक्टीरियल हो सकता है। अब फिजिकल में क्या कैसे हो सकता है? फिजिकल में जैसे कि आपने कैविटी प्रिपेयर करी, उसमें क्या हुआ, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन हुआ, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कैविटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंजरी हुआ पल्प को। ठीक है, तो जब इसकी वजह से इंजरी हो गया पल्प को, फिजिकल, ये हमारा फिजिकल इंजरी में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल, मतलब कि केमिकल एजेंट्स क्या क्या है जिसकी वजह से हमारा इंजरी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, जैसे डेंटल सीमेंट विथ एसिडिक पीएच। ठीक है, तो हमारा केमिकल एजेंट्स में क्या क्या आ गया, डेंटल सीमेंट्स विथ एसिडिक पीएच। आप डेंटल सीमेंट लगाए, उसका एसिडिक पीएच है, वो भी आपका क्या करेगा, पल्प को इंजरी कॉज करेगा, जिससे हमारा एंडोडोंटिक पैथोलॉजी आगे चल के बनेगा। और थर्ड वन क्या है, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में हमारे क्या आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या हम पढ़े, एंडोडोंटिक पैथोलॉजी इज मेनली कॉज्ड बाय इंजरी टू द टूथ विच कैन बी फिजिकल। फिजिकल में मान लीजिए जैसे एक हम समझे क्या, हीट जनरेटेड ड्यू टू कैविटी प्रिपरेशन, या फिर आपका टूथ जो है फ्रैक्चर हो गया, टूथ में दांत में है, उसमें एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई, तो ये सारा चीज़ क्या है, हमारा फिजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या हुआ, डेंटल सीमेंट्स विथ एसिडिक पीएच, वो हमारा हार्म करेगा और पैथोलॉजी बनाएगा आगे चल के। और थर्ड क्या है, बैक्टीरियल, जो कि मेन है, जिसमें क्या आएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैविटी बनी, कैविटी की वजह से आगे चल के एंडोडोंटिक पैथोलॉजी कॉज हुआ। दीज इंजरीज रिजल्ट इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस इन द पल्प एंड पेरीरेडिकुलर टिश्यूज। ये इन सब जो एजेंट्स की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंजरी होगी वो रिवर्सिबल भी हो सकती है या इरिवर्सिबल हो सकती है।
रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होगी, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? 4 चीज़ों पे। पहला इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, मतलब कितने देर तक उसका जो हमारा जैसे कि हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन, आप कैविटी प्रिपेयर कर रहे हो तो कितने देर तक उसका जो हीट जनरेट हुआ वो अफेक्ट कर रहा है हमारे पल्प को। ठीक है, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है, इंटेंसिटी कम होगी तो वो डैमेज रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन कितने देर तक, ठीक है, कितना इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा, ड्यूरेशन मतलब कितने देर तक है, और पैथोजेनेसिस मतलब कि बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसका पैथोजेनेसिस मतलब कितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कितना है, ये सारी चीज़ें पैथोजेनेसिस में आएगा। और चौथा हमारा होस्ट डिफेंस, हमारा जैसे कि कुछ किसी किसी जो इंसान होते हैं, किसी किसी पीपल में होस्ट डिफेंस बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो इंजरी है वो अपने आप मतलब कि वो अपने आप मतलब वो होस्ट डिफेंस की वजह से वो अपने आप रिवर्सिबल हो जाता है। बट कुछ कुछ में क्या है, होस्ट डिफेंस बहुत ही ख़राब होता है, जिसमें क्या होता है इंजरी, थोड़ी सी भी इंजरी हुई कि वो चेंज हो जाता है इरिवर्सिबल में। तो होस्ट डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हारा 4 चीज़ें मैटर करती है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड पैथोजेनिसिटी एंड होस्ट डिफेंस। जितना अच्छा होस्ट डिफेंस उतना ही कम चांस है कि इंजरी जो हमारा है वो इरिवर्सिबल में चेंज हो, वरना बॉडी क्या करती है, खुद ही रिकवर कर लेती है। ठीक है, चेंजेस मीडिएटेड बाय अ सीरीज ऑफ इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अब जैसे इंजरी हुई तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे। ऑल these reactions takes place to eliminate the irritant and repair any damage। वहाँ पे इंजरी हुई, वहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हुआ, क्यों होता है, एलिमिनेट द इरिटेंट एंड रिपेयर एनी डैमेज। वहाँ से क्या एलिमेंट जो सॉरी वहाँ से इरिटेंट को रिप्लेस करना काम होता है, और जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम होता है। इन सर्टेन कंडीशंस आर बियॉन्ड द रिपरेटिव एबिलिटी ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो क्या हुआ, सर्टेन कंडीशन मतलब जो इरिवर्सिबल कंडीशन होते हैं वो बियॉन्ड बॉडी होते हैं। ठीक है, और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको एंडोडोन्टिक किया जाता है टू एड द सर्वाइवल, जिससे हम दांत को बचा सकें। ठीक है, रेशनल ऑफ एंडोडोन्टिक थेरेपी इज कंप्लीट डेब्रीडमेंट ऑफ रूट कैनाल सिस्टम। ठीक है, एंडोडोन्टिक थेरेपी में क्या करते हैं, कंप्लीट डेब्रीडमेंट करते हैं, जो डेब्रीज होते हैं उनको पूरी तरीके से निकाल देते हैं, और 3 डायमेंशनल जीपी गट्टा पर्चा पॉइंट्स। ठीक है, थियरीज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे फोकस ऑफ इन्फेक्शन, ये हमारा फोकस ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझ में आएगा, बहुत इजी है, मज़ा आएगा समझ में। तो फोकस ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, फोकस मतलब नाम से पता चल रहा है एक पार्टिकुलर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, ये हमारा मान लिया। ठीक है, दिस रिफर्स टू अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया, ये हमारा सर्कमस्क्राइब्ड एरिया हो गया ऑफ टिश्यू which is infected with exogenous pathogenic microorganism। अब इसमें एक्सोजिनस पैथोजेनिक माइक्रो, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एंड इज यूजुअली लोकेटेड नियर म्यूकस और क्यूटेनियस सरफेस, ये हमारा म्यूकस या क्यूटेनियस सरफेस हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन इटसेल्फ क्या बता रहा है हमें, एक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ टिश्यू है जो कि इन्फेक्ट किया गया है एक्सोजिनस मतलब बाहर से आए, पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इज यूजुअली लोकेटेड नियर अ म्यूकस और क्यूटेनियस सरफेस। तो ये हमारा क्या हुआ, फोकस ऑफ इन्फेक्शन। अब फोकल इन्फेक्शन क्या होता है ये समझते हैं। फोकल इन्फेक्शन इट इज अ जनरल इन्फेक्शन, ये भी क्या है, लोकलाइज्ड और जनरल इन्फेक्शन caused by the dissemination of micro, dissemination मतलब ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ से
आए, डिसेमिनेट हुए और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज किए। ठीक है, इट इज लोकलाइज्ड और जनरल इन्फेक्शन कॉज बाय डिसेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से है और यहाँ पे इन्फेक्ट किए, और प्रोडक्ट फ्रॉम अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन, या फिर जैसे मान लीजिए ये टॉक्सिक, ये इसके टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन प्रोडक्ट या फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो फोकल इन्फेक्शन क्या हुआ? इट इज अ लोकलाइज्ड और जनरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द डिसेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन। फोकस ऑफ इन्फेक्शन ये है, यहाँ से बैक्टीरिया या टॉक्सिन प्रोडक्ट, टॉक्सिक प्रोडक्ट निकले और इन्फेक्शन कॉज किए, तो इसको बोलेंगे फोकल इन्फेक्शन। तो ये हमारा हुआ थियरीज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब उसके बाद पढ़ेंगे थियरी रिलेटेड टू फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, अब फोकल इन्फेक्शन के रिलेटेड थियरीज पढ़ेंगे, ये हमारा फोकल इन्फेक्शन है। ठीक है, विलियम हंटर फर्स्ट सजेस्टेड दैट ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ सिस्टमिक डिजीज आर नॉट ऑलवेज ऑफ इन्फेक्शन ओरिजिन। ठीक है, तो अब विलियम हंटर ने क्या बोला कि जितने भी ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं इन्वॉल्व इन द सिस्टमिक डिजीज आर नॉट ऑलवेज ऑफ, वो हमेशा इन्फेक्शन ओरिजिन के नहीं होते हैं। लेकिन रीमैन एंड हेवेंस ने इसको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज द थियरी ऑफ फोकल इन्फेक्शन एंड देयर रीसेंट फाइंडिंग। ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस जस्ट फॉर नॉलेज मैंने इसको ऐड किया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ये इम्पोर्टेंट, इसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझें, मैकेनिज्म ऑफ फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोकल इन्फेक्शन में क्या है? टू मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है फोकल इन्फेक्शन के, मतलब फोकल इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ा था फोकल इन्फेक्शन का, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ फोकल इन्फेक्शन। टू मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म क्या क्या है? पहला क्या है? मेटास्टेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या हुआ? मेटास्टेसिस ऑफ, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ, बस उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी चाहिए, पूरा दोनों मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। पहले में क्या बताया गया? मेटास्टेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इन्फेक्टेड फोकस बाय आइदर हिमेटोजिनस और लिम्फोजिनस स्प्रेड। कैसे स्प्रेड हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटास्टेसिस हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड, एक फोकस है, एक मिनट, ये हमारा फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका मेटास्टेसिस हो रहा है, किसके थ्रू? थ्रू हिमेटोजिनस और लिम्फोजिनस स्प्रेड। ठीक है, और वो दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? फोकल इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, केवल और केवल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया बोल सकते हैं। दूसरे में क्या है? कैरिंग ऑफ टॉक्सिन्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स दो ब्लड स्ट्रीम और एंड लिम्फेटिक चैनल टू अ साइट वेयर दे में इनिशिएट अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन टिश्यू। इसमें क्या है? टॉक्सिन एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे जा रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, ये हमारे मान लिए टॉक्सिन प्रोडक्ट हुए। ठीक है, अब इनका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, थ्रू वही ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म हमने समझे। पहले मेटास्टेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहा है फ्रॉम इन्फेक्टेड फोकस बाय आइदर हिमेटोजिनस और लिम्फोजिनस स्प्रेड, और दूसरा क्या है? कैरिंग ऑफ टॉक्सिन्स और दो ब्लड लिम्फेटिक चैनल टू अ साइट, कहाँ पे जा रहे हैं? जहाँ पे ये इनिशिएट कर सकते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन टिश्यू। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे ओरल फोकाई ऑफ
इन्फेक्शन, मतलब ओरल फोकाई ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन ओरल कैविटी विच लेटर और मे सेट अप अ डिस्टेंस मेटास्टेसिस, मतलब ऐसे फोकाई जो कि आगे चल के दूसरी जगह भी इन्फेक्शन बताया गया। पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन ओरल कैविटी विच लेटर ऑफ मे सेट अप अ डिस्टेंस मेटास्टेसिस, जो आगे चल के दूसरी जगह पे मेटास्टेसिस या मेटास्टेटिस कर सकते हैं। वो क्या क्या है, जैसे कि 3 है, इन्फेक्टेड पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा, यहाँ फोकाई ऑफ इन्फेक्शन से बैक्टीरिया निकलेगा या फिर हमारे टॉक्सिन्स निकलेंगे और दूसरी जगह इन्फेक्शन में पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा आ गया। दूसरा पेरियापाइकल एब्सिस से भी हो सकता है और तीसरा पेरियापाइकल सिस्ट से भी हो सकता है। और इन्फेक्टेड रूट कैनाल, ऐसे टीथ जिनमें रूट कैनाल इन्फेक्टेड है वो भी क्या कर सकता है, डिस्टेंस मेटास्टेसिस या फिर पेरियोडोंटाइटिस स्पेशल रेफरेंस टू टूथ एक्सट्रैक्शन, ऐसे पेरियोडोंटल डिजीज जिनका रेफरेंस है या फिर जहां पे टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है। अब लास्ट हम पढ़ेंगे कल्प्रिट ऑफ एंडोडोंटिक पैथोलॉजी। मोस्ट स्टडीज हैव शोन दैट रूट कैनाल इन्फेक्शन आर मल्टीबैक्टीरियल इन नेचर, ये तो हमें पहले से पता है, पिछले चैप्टर्स में हमने आपको ये पढ़ा रखा है कि मेनली क्या मतलब कि जो हमारा मेन दुश्मन कौन सा है आपके पल्प के लिए, वो हमारा कौन सा है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो पैथोलॉजी वही कॉज करते हैं। ठीक है, तो वही पे यहाँ पे बताया गया कि मेनी स्टडी हैव शोन दैट रूट कैनाल इन्फेक्शंस आर मल्टीबैक्टीरियल इन नेचर। इन 1965 काकेसी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पल्पन एंड पेरियापाइकल पैथोलॉजी। ठीक है, काकेसी ने डिस्क्राइब किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ पल्पल एंड पेरियापाइकल पैथोलॉजीज। अब लास्ट हम पढ़ेंगे आज पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ, कैसे कैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करते हैं इनटू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में गेन एंट्री इनटू द पल्प, दो सेवरल रूट्स मोस्ट ऑफ एंट्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेंटल पल्प इज डेंटल केरीज। ठीक है, सबसे ज्यादा कैसे चाहते हैं, डेंटल केरीज के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग हाइजीन रखते नहीं है, ओरल हाइजीन। ठीक है, जिसकी वजह से केरीज का फॉर्म मोस्ट माइक्रो में जाने का। ठीक है, अब पढ़ेंगे रूट्स, कौन कौन से रूट्स होते हैं। तो पहला ओपन कैविटी और उसको छोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया ओपन कैविटी। दूसरा हमारा डेंटाइनस ट्यूब्यूल्स के थ्रू हमारे करते हैं। तीसरा हमारा पेरियोडोंटल सल्कस, पेरियोडोंटल लिगामेंट के थ्रू या फिर जिंजाइवल सल्कस के थ्रू। और it is a process by which microbes may be transported in the blood or lymph to an area of inflammation such as tooth with pulpitis where they may stabilize a infection। ठीक है, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं दो ब्लड और लिम्फ, कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे इन्फ्लामेशन, ये वर्ड जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ रहेगा। अब जैसे ही मान लीजिए एक टूथ है जिसमें पल्पाइटिस हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन में क्या बोल रहा है, प्रोसेस बाय विच माइक्रो मे बी ट्रांसपोर्ट lymph to an area of inflammation, कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे इन्फ्लामेशन, such as tooth with pulpitis। एग्जाम्पल में क्या हम देख रहे हैं, जैसे टूथ है जिसमें पल्पाइटिस हो, दे में स्टेबलाइज इन्फेक्शन, जहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन होता है एंको। लास्ट हमारा रूट कौन सा है, रेस्टोरेशन किया है और वो फॉल्टी है, ये हमारा मान लीजिए रेस्टोरेशन हो रखा है यहाँ पे और इसमें मार्जिनल लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से पल्प में बैक्टीरिया घुस गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस।
थैंक यू सो मच।